तो दोस्तों ली शुआनतंग और शेन कांगसन की अगर मौत हो जाती है तो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले इतना भारी लॉस वहाँ पे इनकर करेंगे कि उन्हें रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 10 सालों का समय लग सकता है। और लिटरली ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें बचाने के लिए तो वो लोग पूरे एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हमें पता चलती है जो कि तुम लोगों की आंखें फाड़ के रख देगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा किस हिसाब से वहाँ पे ली शुआनतंग और शेन कांगसन मो लॉन्गजी के झांसे में फंस चुके थे, लेकिन वहाँ पे वो लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। इस दौरान हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि मो लॉन्गजी उन्हें शायद से जानबूझकर भागने देता है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ और ही बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है, जिस बारे में तुम्हें थोड़ी देर बाद ही मालूम चलेगा। इसी दौरान जैसे ही नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में इस बारे में पता चला तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस दौरान हमारा मूचन फिलहाल एकेडमी के अंदर नहीं था, बल्कि वो लिंगशी के साथ में वहाँ पर बातचीत कर रहा था। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर में लिंगशी से रिलेटेड ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन थे जो कि हमें नहीं बताए गए, तो मैंने इन दोनों एक्सप्लेनेशन वीडियोस के बारे में बता रखा है। अगर तुम्हें जानना है तो तुम लोग जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। मूचन इस रेड ग्लो को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंकता है। फर्स्ट टाइम वो इसे पहचान नहीं पाता कि आखिर वो था क्या। इसी दौरान यहाँ पे लिंगशी ने बताया कि इसका नाम है कॉल टू बेल, मतलब अगर कोई भी किसी मुसीबत में फंसा हो तो वो एक तरीके का टूल का यूज़ करता है, जिस वजह से ये जो रेड लाइट है यानी कि एक तरीके का अलर्ट सिग्नल इस नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में अपने आप ही ग्लो करने लगता है, जिसके बाद सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो कल्टीवेटर खतरे में है या फिर किसी तरीके की एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस दौरान लिंची ने और भी चीज़ें बताई कि इसे सभी लोग पोजेस नहीं कर पाते। इसे खरीदने के लिए किसी स्पेशल टाइप के स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है तो तुम इसे खरीद पाओगे। इसके लिए तुम्हारी रैंकिंग्स भी होनी चाहिए। टॉप 10 हेवनली रैंकिंग्स के अंदर में जो डिसाइपल्स आते हैं वही लोग इस चीज़ को परचेस कर पाएंगे। लिंची की इन बातों को सुनकर मूचन इतना अंदाजा लगा पाता है कि टॉप 10 हेवनली रैंकिंग्स के जो भी डिसाइपल्स है वो अकेडमी के अंदर ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 लोग बाहर है जो कि एक काफ़ी खतरे भरे मिशन के लिए गए थे, जो कि था ली शुआनतंग और शेन कांगसन। जिसके बाद वो इतना अंदाजा लगा पाता है कि वो दोनों शायद किसी भारी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी पावर्स और कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो लोग नॉर्मली किसी भी एक तरीके के मुसीबत को निपटा सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों मजबूर हो चुके हैं इस चीज़ को यूज़ करने पर, मतलब वो प्रॉब्लम जो हो कि वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। जिस दौरान यहाँ पे वो लिंची को अलविदा कहकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी लिंची उसे रोक लेती है और उसने वहाँ पर एक स्क्रोल दिया, जो कि एक्चुअली में एक तरीके का रैंक 5 का स्पिरिचुअल एरे था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूचन काफ़ी ज़्यादा चौंकता है कि लिंची सडनली उसे इस तरीके की पावरफुल वैल्यूएबल चीज़ क्यों दे रही है, लेकिन वो उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। वहाँ पर लिंची ने बस बताया कि ये एक ऐसा स्पिरिचुअल एरे है जिसकी पावर्स हेवनली कंप्लीशन स्टेज के ऑलमोस्ट बराबर ही पर है, मतलब तुम इसकी मदद से उस लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ में आसानी से निपट भी सकते हो, और तो और तुमने अपने हार्ट स्टेट को यहाँ पे ओपन कर लिया तो तुम्हें इसे क्रिएट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। मूचन ने जब इस चीज़ को वहाँ पे ऑब्जर्व किया तब उससे अंदाज़ा मिलता है कि उसका वो जो डीमन बुचरिंग लोटस वाला जो स्पिरिचुअल एरे है ये उसके 2 लोटसेस से भी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो लिंची को यहाँ पर थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही वो जैसे एकेडमी के अंदर में आने वाला था, मतलब अभी रास्ते में होगा, तभी हम लोग को डीन काई तंग को दिखाया गया, जो कि हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठे हुए थे, एंड वो लोग काफ़ी जोर शोर से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। इस दौरान वहाँ पे डीन बताते हैं कि ली शुआनतंग और शेन कांगसन शायद से भारी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो बिल था उन्हीं के जरिए यहाँ पर राइन किया गया। इस दौरान उनके सामने में एल्डर मो यू भी थे। मो यू, जिनको याद नहीं मैं बता दूं, ये पनिशमेंट हॉल के चीफ है। इसके अलावा वहाँ पे और भी ज्यादा एल्डर्स मौजूद थे। मो यू ने यहाँ पे डीन काई तंग से पूछा कि आखिर वो दोनों जो इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उन्हें मो लॉन्गजी इतनी आसानी से कैसे फंसा सकता है। इसी बीच वहाँ पे एक एल्डर ने पूछा, ऐसा तो नहीं कि डिमोनी पैलेस वाले ने अपने एक एल्डर को भेजा उन दोनों को फंसाने के लिए, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज इतनी तो नहीं है कि वो मो लॉन्गजी से हार जाए। इसी दौरान वहाँ पे डीन काई तंग ने बताया कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी एल्डर पर्सनली वहाँ पे एक्ट करता है तो वो एक तरीके की एकेडमी के खिलाफ में जंग छिड़ने के बराबर होगी, एंड वो लोग ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि इस वजह से दोनों को काफ़ी भारी लॉसेस झेलने को पड़ेंगे, और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो हम लोग बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके साथ ही डीन काई तंग ने बताया कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लगता है कि शायद से मो लॉन्गजी ने एक तरीके का यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया था शेन कांगसन एंड ली शुआनतंग को फंसाने के लिए। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि उन्हें पता चला कि मो लॉन्गजी ने बाउंटी लिस्ट के जो टॉप 2 से लेकर 10th तक की क्रिमिनल्स हैं उन सभी को इकट्ठा किया, एक ट्रैप को सेट किया, तब जाके वो शेन कांगसन एंड ली शुआनतंग को यहाँ पे फंसा पाया। अभी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, एंड वो लोग फिलहाल उनके चंगुल से बच तो निकले हैं, लेकिन कितने देर सुरक्षित है इस बारे में हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे एक एल्डर ने बोला कि क्यों ना हम अपने एक एल्डर को भेजकर उन सभी लोगों को वहाँ पे जान से मार दे एंड अपने दोनों डिसाइपल्स को रेस्क्यू कर ले।
इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर 3 कायतांग बोलते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के बीच ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बन चुका है कि डिसाइपल्स के मामले के बीच कभी भी एल्डर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिस वजह से हम नहीं जा सकते। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मोयू बोलता है, तो क्या हम अपने टॉप 2 डिसाइपल्स को इसी तरीके से मरने के लिए छोड़ दें? तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे दीन कायतांग बोलते हैं, हम उन्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर ये डिसाइपल्स का मामला है तो हमें इन्हें डिसाइपल्स की मदद से ही सुलझाना पड़ेगा। जिस दौरान उन्होंने मोयू के यहाँ पर बोला कि पनिशमेंट हॉल के पास में हमारे जो डिसाइपल्स हैं, क्यों ना हम उनके साथ में एक टीम को क्रिएट करें इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मोयू बोलता है, ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल पनिशमेंट हॉल के बहुत सारे डिसाइपल्स जो है वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर में, हमारे पास में मैन पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके साथ ही मोयू ने यहाँ पे बोला कि अगर मुझे आपके एकेडमी के अंदर से, मतलब ये दोनों 2 ब्रांचेस जैसे सेम एकेडमी के, तो वो दूसरे ब्रांच से वहाँ पे थोड़ी और डिसाइपल्स को मांगने की अपील करता है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे दीन कायतांग अलाउ कर देते हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हें जो डिसाइपल चाहिए तुम उन्हें ले लो एंड एक स्ट्रॉन्ग टीम को क्रिएट करो और वो दोनों को जिंदा लेकर आओ। इस चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है मोयू। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मोयू बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी 100% ट्राई करूंगा। जिसके साथ ही वहाँ पे दीन कायतांग ने बोला कि मैं ड्रीमन ड्रैगन पैलेस वालों के ऊपर मैं नजर लगाऊंगा कि अगर कोई भी एल्डर उसके अंदर में इंटरफेयर करता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। इस दौरान वहाँ पे हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आया एंड वहाँ पे नजर आता है कि मूचन भी पहुँच चुका था उस बड़े से लाइट के पास में। वहाँ पर पहुँचने के बाद कई सारे डिसाइपल्स पहुँच चुके थे, उन लोगों को ऑलमोस्ट अंदाजा लग चुका था कि क्या होने वाला है। सभी लोगों के बीच डिस्कशन चल रही थी एंड लुओ ली भी वहीं पर प्रेजेंट थी। मूचन और लुओ ली जैसे एक दूसरे के पास में आते हैं थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तभी सडनली वहाँ पे एक स्पेशल ओपन होता है जिसके अंदर से एल्डर मोयू बाहर आए। वो बाहर आने के बाद ही सबसे पहले मूचन की तरफ देखते हैं एंड उन्होंने कहा कि हम जिस टीम को क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बिना सोचे सर हिला देता है, क्योंकि उन लोगों को ऑलमोस्ट अंदाजा लग चुका था कि शेन कांगसन और ली शुआनतंग दोनों खतरे में है एंड मूचन के साथ में उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा उन दोनों को बचाने के लिए। इस दौरान हमें ये चीज़ पता चलता है एक डिस्क्रिप्शन के जरिए कि ली शुआनतंग और शेन कांगसन जो है वो काफ़ी पावरफुल डिसाइपल्स है, तुम लोग को ये बात मालूम ही है। लेकिन अपकमिंग जो कंपटीशन होने वाला है एकेडमीज़ के बीच, वहाँ पर इन दोनों का प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर नहीं रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एकेडमी वहाँ पे उस कंपटीशन को हार जाएगी, क्योंकि सिर्फ मूचन क्या ही उखाड़ लेगा। और तो और ये जो टॉप 5 ग्रेट एकेडमीज़ के लिस्ट में इसका नाम है, ये भी काफ़ी जल्दी हट सकता है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे बाकी के एकेडमीज़ है वो लोग बिल्कुल अपनी नज़रें टिका रखते हैं कि जैसे ही कोई भी एकेडमी वहाँ पर वीक होगा वो लोग उससे डाउनफॉल कर देंगे एंड टॉप 5 के अंदर में खुद ही एंटर कर जाएंगे। इसके साथ ही अब उन तरीके के 2 पावरफुल डिसाइपल्स को क्रिएट कर पाना जो कि पूरी एकेडमी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा करने में पूरी एकेडमी को काफ़ी लंबा समय लग सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 5 से 10 सालों का है। मूचन को एक डेडली एडवेंचर पे जाता हुआ देख, एडवेंचर नहीं मतलब एक मिशन पे जाता हुआ देख लुओ ली खुद को रोक नहीं पाती। उसने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, और यहाँ पर मोयू अलाउ भी कर देता है, इसलिए नहीं कि वो दोनों कपल्स है, बल्कि एक्चुअली में लुओ ली की कैपेबिलिटी उसे पता है कि उसकी कल्टीवेशन और पावर्स मूचन से इंफीरियर तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। जिसके साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पनिशमेंट हॉल में आके लियू जंग के साथ में मिलो एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चले आते हैं। जिसके बाद ये दोनों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड उस जगह पे पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने लियू जंग और उसके साथ में दोनों एल्डर्स को भी देखा, मतलब दोनों सीनियर्स को। इसी दौरान वहाँ पे लियू जंग सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताने लगते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मो लॉन्गसी ने वहाँ पे ट्रैप को सेट किया और उन दोनों को फंसा लिया। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास में मैन पावर कम है, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे इन दोनों को हायर कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने और भी कुछ डिसाइपल्स को बुलाया इसके अंदर में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही पनिशमेंट हॉल के और भी कुछ अलग डिसाइपल्स होंगे इन तीनों को छोड़कर भी। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि मो लॉन्गसी कोई छोटी मोटा खतरा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब वो सू शुआन के साथ में एक बड़े से मिशन पे गया था तो वहाँ पे बाई शुआन के साथ में लड़ाई हुई, तब उसी दौरान उसने मो लॉन्गसी की औकात को देख ली थी। अगर सही वक्त पर शेन कांगसन नहीं आते तो ग्रेट रूलर की स्टोरी शायद वहीं खत्म हो जाती। इसी दौरान हम लोग को वहाँ पे सू शुआन, ही याओ एंड उसके साथ में शू हुआंग नाम का कल्टीवेटर आता हुआ नजर आया। ये तीनों भी टॉप 10 हेवनली रैंकिंग्स के अंदर ही आते हैं। ही याओ इसके अंदर में अभी भी जिंदा है, पता नहीं वो लोग दंगज में चीज़ को कैसे मेंटेन करने वाला है, शायद से एक मेंबर के बिना ही वो लोग निकल जाएंगे। इसी दौरान यहाँ पे लियू जंग ने बोला कि काफ़ी अच्छी बात है तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। जिसके साथ ही मूचन अपनी लाइनअप को देखता है। उसने देखा कि किस तरीके से पनिशमेंट हॉल एंड नॉर्मल एकेडमी के कल्टीवेटर्स दोनों एक साथ में एक टीम को क्रिएट कर रहे हैं। लियू जंग एंड उनके साथ में जो दोनों सीनियर्स हैं उन सभी की कल्टीवेशन हम लोग को ऑलमोस्ट हेवनली कंप्लीशन स्टेज के लेट फेज के आसपास देखने को मिलती है एंड कुछ लोग मिडिल फेज के
आसपास में है। इसके साथ ही सू शुआन और शू हुआंग ये दोनों ऑलमोस्ट ब्लिंक पे पहुंच चुके हैं। ये लोग जस्ट एंटर करने वाले हेवेली कंप्लीशन स्टेज के अंदर, लेकिन ही याओ इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। वो ऑलरेडी हेवेली कंप्लीशन स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन सभी के बीच सबसे जो वीकेस्ट कल्टीवेशन वाइज है वो हमारा मूचन ही था। इसके बाद ही ल्यूजन ने वहाँ पे हाथ को वेव करके छोटी छोटी लाइट रेस को उन सभी लोगों की तरफ भेज दिया, जो कि एक्चुअली में छोटे स्कोर्स थे। एंड इसके अंदर में वो बाउंटी लिस्ट था कि वहाँ पे कितने सारे क्रिमिनल्स अवेलेबल है। उन लोगों ने देखा कि इनकी कल्टीवेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मोलोंगजी है वो खुद हेवेली कंप्लीशन स्टेज के लेट फेज के अंदर में है और इसकी पावर्स के बारे में मूचन को ऑलरेडी अंदाजा था। इसके अलावा उसने देखा कि वो सिर्फ सेकंड रैंकिंग पर आता है। इसके अलावा और भी वहाँ पे कई सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन सभी की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट लेट फेज ऑफ हेवेली कंप्लीशन के पास में देखने को मिलती है। इन फैक्ट उनमें एक कल्टिवेटर है जिनका नाम शायद से गू तियान यी था, जो कि हेवेली कंप्लीशन स्टेज के मिडिल फेज में तो है, लेकिन रैंक 5 स्पिरिचुअल एरे मास्टर भी है, जिस वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चौंकता है। इंक्लूडिंग उन सभी टॉप 5 रैंकिंग्स वालों को छोड़कर सभी कल्टिवेटर्स ऑलमोस्ट हेवेली कंप्लीशन स्टेज में थे। और तो और उनमें एक और था जो कि रैंक 4 स्पिरिचुअल एरे मास्टर था, जिस वजह से ये लोग कितने ज़्यादा विशियस ग्रुप ऑफ पीपल है इस बारे में मूचन को अंदाज़ा लग जाता है। एंड वो समझ चुका था कि इस रेस्क्यू मिशन के अंदर में हमारे कल्टिवेटर्स की कल्टिवेशन ऑलमोस्ट हेवेली कंप्लीशन स्टेज में तो होनी ही चाहिए, जिस वजह से मेरी जो लाइनअप है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये सभी 10 के 10 आदमी वहाँ से निकल चुके थे अब रेस्क्यू मिशन पर। इस दौरान यहाँ पे नीचे के जो भी छोटे मोटे डिसाइपल्स उन लोगों को देखे जाते हुए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें वहाँ पे चेयर अप भी करते हैं, जिसके साथ ही थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग को वो सभी उड़ते हुए नजर आए। एंड जैसे ही सीन शिफ्ट होता है तो हम लोग को दिखाया जाता है पहाड़ का एक माउंटेन पीक का सीन, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मोलोंगजी खड़ा था एंड उसके साथ में बाकी के वो क्रिमिनल्स वगैरह। यहाँ पर मोलोंगजी के पास में एक मूगू नाम का क्रिमिनल था। वो आकर पूछता है कि जब हमारे हाथ वो दोनों आ चुके थे तो तुमने उन्हें जान से क्यों नहीं मारा। तो यहाँ पर मोलोंगजी बताता है कि ये दोनों मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा लोग चाहिए। तो तुम्हें इस बारे में पता था कि हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले और भी लोग भेजेंगे इन्हें बचाने के लिए। तो वो बोलता है बिल्कुल सही सोचा तुमने। शेन कांगसन और ली शांगतंग तो बस एक तरीके का चारा था उस बड़ी मछली को फंसाने के लिए। तभी उसने गू तियान की तरफ में देखा एंड वो बोलता है कि क्या हमारे मछली को फंसाने के लिए जाल तैयार है। कि बिल्कुल पूरी तरीके से वो जाल तैयार है, बस इंतजार है उस मछली के एक बार उसके अंदर फंसने का। मतलब सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझ आ जाता है कि मोलोंगजी एक्चुअली में सिर्फ इन दोनों को ही नहीं मानना चाहता, बल्कि बाकी के हेवेली स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स को भी मानना चाहता है। और अगर ये सभी की मौत वहाँ पर हो गई तो हेवेली स्पिरिचुअल एकेडमी वाले कुछ इतने ज़्यादा नीचे आके गिरेंगे कि उन्हें रिकवर करने में 30 से 40 साल का समय लग जाएगा। जिस बीच यहाँ पर बाकी दूसरे जो अकेडमीज वगैरह वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये सभी चीज़ें मोलोंगजी उन सभी अकेडमीज के लिए नहीं कर रहा, बल्कि खुद के पर्सनल बदले के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि उस अकेडमी को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे इन फ्यूचर कभी भी उनके खिलाफ जाने का कोई भी दुस्साहस ना करे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताई मैंने अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड कमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट। तो मैं नेक्स्ट पार्ट को कल ही अपलोड कर दूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर मैं 100 लाइक्स के टारगेट को तुम लोग पूरा कर देते हो तो।